astrologer and Vastu consultant in India and London. He is also associated with number of builders and architects for their projects. Sir holds an engineering degree from University of Allahabad and has served with companies such as Escorts Limited, Faridabad, and also Mahindra and Mahindra Limited, Nagpur. Yes, and his core strengths includes building competencies in project management, for which Sir has undergone an executive course from IIM Bangalore. Sir is also associated with Head Start Manpower Consultant as Director in Operations, producing services. Yeah, and serving 4,200 clients and done 1 lakh recruitments companies such as ITC, Volvo, Wipro, HDFC, Dinshos, Bajaj, etc. And Sir's valuable contribution in Sampark is really remarkable. So now I would like to hand over the session to Sanjay Sir to conclude. Yeah, thanks from my side. Okay, over to Sanjay Sir. Yeah, thanks a lot, Preet, for the lovely introduction and very precisely given. Thank you very much, and I welcome each one of you who is present in this session. And I'm very honored to do this kind of a presentation in front of you. And I'm quite sure कि इस सेशन के बाद मतलब कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में या ज्योतिष के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी आपको मिल जाएगी, राइट? तो अब इसको शुरू करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? Yes, sir. Yes, tell me. Yes, sir. Even I wish to say that we have heard a lot, and even I have a lot of interest in learning and knowing what are these energies और किस तरीके से ये work करती है. Sir, really I am very excited for this, and even I believe and trust as well, sir. Very good. Now welcome to the world of astrology. ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब कि जितना भी हम लोग पढ़ें उतना कम रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मतलब की चीजें वगैरह देखी जाती हैं। तो इसकी गहराई में अब सबसे मुख्य चीज जो रहेगा, हम लोग ये कवर करेंगे कि इन दिस सेशन वी विल बी लर्निंग कि ये ज्योतिष क्या चीज है। सबसे पहले दूसरा रहेगा ये इसको मतलब कि इतना महत्व क्यों दिया जाता है, राइट? तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों मतलब कि इसके ऊपर मतलब कि लोग और इतने सारे मतलब कि लोग इसके अंदर सिद्धि प्राप्ति करने के लिए लगे रहते हैं। बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट आई एम क्वाइट श्योर वी विल टेक ओनली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अपने लिए जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे। एक बारी ये हम लोग जान ले कि हमें क्या चीज़ें मतलब कि ज्योतिष के अंदर देखनी है। जो देखो, अब मेरे को गाड़ी चलाने से मतलब है, ना कि गाड़ी बनाने से। तो जो चालक है, अगर मतलब कि वो अपने सिर्फ ज्योतिष के जो मुख्य पॉइंट्स जो हैं अपने दिमाग में बिठा ले और उसके अनुसार जब वो चले, तो आई एम 100% श्योर कि बहुत मतलब कि सुधार आ जाएगा उनकी ज़िंदगी में और मतलब कि उन्नति और तरक्की भी हो सकती है। पर हम लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग बोल देते हैं ये हमारी किस्मत के ऊपर है। किस्मत और फेट यू कैन डेफिनेटली चेंज, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव दिस, बट देन यस, द बिगेस्ट यंत्र, सबसे बड़ा यंत्र क्या चीज़ है? आप में से कोई बताना चाहेगा? सबसे बड़ा यंत्र आंसर, इट इज द ब्रेन, दिमाग। उससे बड़ा यंत्र मतलब कि लाइफ में कुछ नहीं।
इस दिमाग से ही मतलब कि ज्योतिष वगैरह निकला है, अपने कंप्यूटर्स वगैरह निकले हैं और बहुत सारी चीजें भी की हैं, राइट? सो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? Astrology is a blueprint of planets placed in the sky at the time of birth, drawn in two-dimensional platform. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय ग्रहों की स्थिति आकाश में या वायुमंडल में किस प्रकार से कौन से राशि वगैरह में है, तो उसकी गणित वगैरह करके उसके अंश वगैरह निकाल के हम लोग उसको एक टू डायमेंशनल प्लेटफॉर्म जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये मतलब कि एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ कुंडली है, जहाँ पर फिर मतलब कि ये देखा जाता है कि अगर नाउ लेट मी पॉइंट आउट, ये जैसे अपना पहला घर कहलाता है, राइट? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट और इसको ही हम लोग बोलते हैं लग्नेश या लगन। तो इसकी गणित वगैरह करने के बाद फिर अपने को जैसे इस केस में दिख रहा है कि सिंह राशि है, दैट इज लियो। फिर उसी क्रम से मतलब कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये जाता है अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उस समय जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो देखा जाता है राशि में बैठे, जैसे यहाँ पे चंद्रमा अपने तुला राशि में बैठे हुए। तो अब एक प्रकार से लोग देखते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, तो जहां पर ही आपका चंद्रमा बैठा हो वो मतलब की स्थान आपका राशि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मतलब की यानी कि ये हो गया अपना लिरा तुला, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राशि एक रहते मतलब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सूर्य राशि वगैरह पकड़ते हैं। सूर्य राशि मतलब वो 12वें स्थान यानी कि मीन स्थान पे के मीन स्थान या मीन घर में बैठे हुए हैं। हमें कभी भी सूर्य राशि में नहीं लेना है। Sanjay, your presentation is not running, and लोग so you have to look at चंद्रमा that. राशि Yeah, you have to change the presentation. which what Yeah, it's on the same not presentation is on the same slide, the first slide. And the voice is breaking. okay now I'll just संजय जी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। Yes. शायद आपके नेटवर्क का इशू है, और आप पीपीटी ऑन रखें और आपकी वॉइस आनी चाहिए। आपका वीडियो नहीं भी आया तो चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ से थोड़ा नेटवर्क का इशू है। okay is it visible now? Hello? Yes, it's visible now. ओके तो अब जैसे मैं कह रहा था कि जैसे ये अपना पहला घर कहलाएगा। ओके नाउ आज जब हम लोग नर की चंद्र राशि वगैरह पढ़ते हैं तो ये चंद्रमा जो है राशि जन्म राशि क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इस केस में कि वो तुला राशि है। इज दिस मच क्लियर? लाइक ये मतलब कि चंद्रमा जो है ये यहाँ पर 7वें घर में यानी कि 7वें राशि में है। ये अपना पहला घर कहलाता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, राइट? तो ये उल्टे क्रम में जाते हैं और ये अपने कहलाते हैं, ये 4 भाग जो हैं ये कहलाते हैं अपने केंद्र,
यानी 5, दिस इज द फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। और फिर त्रिकोण जो है, यानी कि ये पहला वाला जो है केंद्र भी कहलाएगा और त्रिकोण भी। ये एक त्रिकोण है, 5वां घर जो है वो दूसरा त्रिकोण, और अपना 9वां घर जो है वो है तीसरा त्रिकोण, राइट। अब इसके अंदर हम लोग ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपसे पूछी जाए कि आपकी राशि कौन सी है, तो जहां जिस घर में और उस राशि अंश जो है जो मेंशन किया जाएगा वो आपका मन की राशि कहलाएगा। अब नाउ हाउ कैन वी यूज दिस टू आवर एडवांटेज। अब ये तो मतलब कि समझ में आ गया कि ये केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है, राशि कौन सी है। अब इसका हम लोग मतलब कि कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर या तो मतलब कि आप मैनुअली गणित वगैरह करके अपनी महादशा, अंतरदशा और उसकी प्रत्यंतर दशा निकाल सकते हैं। और फिर मतलब कि अब महादशा क्या होती है, कौन सी राशि आपके ऊपर लागू था, राइट। तो ये कंप्यूटर के अनुसार मतलब कि आपका निकल आता है। अगर कोई ज्योतिष होगा जो मतलब कि मैनुअल गणित करते हैं उसके अंदर, यानी कि सबसे पहले हयात एवं भोग वगैरह निकाल के फिर उसकी मतलब कि महादशा, अंतरदशा वगैरह निकाली जाती है, जिसके अंदर अपने को राशि के घटी और पल का भी उपयोग करना पड़ता है, राइट। मूविंग फर्दर, ये आपको एक कुंडली दिख रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर, जो मतलब कि पहले भी दिखाई रही थी। इसका सबसे मुख्य चीज हमें देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहला ग्रह है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, यानी कि 6वां ना ये वाला स्थान हो गया, राइट। तो अपना 6वां घर इट इज नोन एज अ बैड हाउस या ट्रिक हाउस, इट इज नॉट अ गुड हाउस। साथ में उसके साथ में एक और घर है जो है अशम भाव पे, यानी कि 8वां घर। ठीक उसके ऑपोजिट में वो रहेगा, ये रहेगा अपना 12वां घर। तो ये 6वां, 8वां और 12वां घर हमें अपने कुंडली में, आप कोई भी कंप्यूटराइज कुंडली वगैरह निकालेंगे तो वो मतलब कि दर्शाएगा या बताएगा कि आपकी कौन सी दशा वगैरह चल रही है उस समय। महादशा जिसकी महादशा चल रही हो और उसके अंदर में अगर दूसरे घर की मतलब की अंतरदशा चल रही हो या सप्तमेश घर की अंतरदशा चल रही हो, तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभ नहीं है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान में देना है, क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि भाई हम लोग अपना पूरा मतलब की जी जान लगा के अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में या फिर किसी भी कार्य में हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। पर अगर आपकी महादशा यानी कि 6वें, 8वें या 12वें घर के और उसके प्रत्यंतर दशा दूसरे और सप्तमेश घर की चल रही हो, तो फिर आपको निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब इससे क्या मतलब कि निकाला जा सकता है कि भाई जब इनकी दशा चल रही हो, ये लंबे तौर तक तो चलेगी नहीं, हो सकता है कि 1-1.5 साल तक चले और फिर मतलब कि दशा आपकी बदल भी जाएगी। पर ध्यान दें कि इनकी महादशा, और ठीक वैसे ही अगर दूसरे घर की महादशा चल रही हो या सप्तमेश घर की महादशा चल रही हो और उसके अंतर यानी कि 6वें, 8वें और 12वें घर की अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा, तो वो ज़्यादा शुभ फल नहीं लाएगा। हमें इस चीज़ से मतलब कि अब देखिए ज्योतिष क्या चीज़ है, ये सिर्फ एक रोड मैप है। जैसे हमारे पास यहाँ पर अभी वी हैव गॉट द मैप ऑफ इंडिया या किसी भी मतलब की जगह का अपने को मैप मिल जाए, राइट। पर आकाश का जो ये रोड मैप है, इसे ओके, सो आई वुड से लाइक आजकल यू हैव गॉट द जीपीएस सिस्टम,
ये जीपीएस सिस्टम अभी चालू हुआ है कि बहुत पहले चालू हुआ है? आप में से कौन बताना चाहेगा? Anyone would like to answer this? GPS system? पहले भी ग्रह तारों के हिसाब से जीपीएस यूज करते थे, यानी रेफरेंस के लिए। You're very right, Rajendra ji, Isha. because it is known as guru positioning, right? तो आपको गुरु जो हैं, ये जो मतलब कि पहले के जो गुरु और ऋषि और मुनि वगैरह जो थे, they were instrumental in developing this kind of a system, which is a very very beautiful system. और इसको मतलब कि क्या होता है ना कि जो चीज़ अपने को इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम लोग फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, राइट? बट लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी पॉजिटिव बाय यूजिंग द महादशा अंतरदशा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि 6वां 8वां या 12वें घर की महादशा चल रही हो और उसी के अंदर में दूसरे या सप्तमेश घर की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो फिर अपने को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है? और अगर अब यहाँ पर मैंने अभी मेंशन तो नहीं किए है, पर ये जो मतलब कि जहाँ पर 3 लिखा है, 3, 5 यानी कि 11वां घर, पहला घर, दूसरा घर और चौथा घर। इज इट क्लियर? am I getting it clear? I'm saying figure number 3, 5, 6 and 8, इनमें से अगर इनकी महादशा या और उसके अंदर में उनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा आपकी ज़िंदगी में। इट विल ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, यानी कि जो भी कार्य वगैरह अगर आप अपने 11वें घर, पहले घर, दूसरे घर या चौथे घर से और उसी के अंदर में अंतरदशा के अंतर में आपको मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निश्चित रूप से मिलने ही हैं, राइट? राहु कालम, जिसे मतलब कि राहु काल वगैरह भी बोला जाता है। राहु काल क्या चीज है? अब ये मतलब कि दिन में एक समय रहता है, हर एक मतलब कि स्टार्स वगैरह के हर एक ग्रह की मतलब कि एक समय रहता है, और राहु काल मतलब कि एक ऐसा समय है जहाँ पर कभी भी कोई भी शुभ कार्य, यहाँ तक कि साउथ में लोग उस समय मतलब कि अपना ट्रैवल प्लान भी कैंसिल कर देते हैं। अगर वो देखते हैं कि भैया ट्रेन इतने बजे अगर निकल रही है और राहु काल का समय है, तो आप नोटिस करना, मैंने खुद नोटिस किया ड्यूरिंग माय टूरिंग, जब लोग मतलब कि चेन्नई से बैंगलोर वगैरह जा रहे होते हैं, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट वाज अराउंड ट्यूसडे, जो मतलब कि ट्रेन लगभग खाली जाती थी, क्योंकि वो कहते थे कि राहु काल के समय में हम लोग ट्रैवल नहीं करते। अब राहु काल कैसे निकाला जाए और मतलब कि इसका क्या चीज है? देखो, राहु काल वगैरह जो है ना, अगर आप मतलब कि अभी हाल फिलहाल में ही पिछले हफ्ते मेरे को एक सज्जन मिले जो कह रहे थे कि नहीं, राहु काल वगैरह का समय वगैरह जो है, क्योंकि उन्होंने दिन की चौगड़िया, अगर आपने कभी कोई कुंडली वगैरह देखी हो तो राहु काल जो है या दिन की चौगड़िया में एक शब्द लिखा रहेगा काल, तो उन्होंने उसको पकड़ के चल गया कि राहु काल है। वो गलत है। राहु काल निकालने की विधि क्या है? हाउ टू कैलकुलेट राहु काल? फॉर दिस वी नीड, यानी कि सूर्य उदय का समय, जिस स्थान पे आप हैं, हम लोग जैसे अभी नागपुर में, और उसका सूर्य अस्त समय कितना है। आज का जैसे मैंने निकाला है कि सूर्य उदय 5:33 पे हुआ और सूर्य अस्त होगा लगभग 7 बजे शाम को। 7 बजे को आप आवर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 19 घंटे हो गया, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको मतलब कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह मिलेंगे जहां पर वो कहते हैं कि भैया राहु काल का समय इतने से इतने बजे तक है, पर वो चीज लागू है उस स्थान के लिए, ठीक है? अभी हर एक
जैसे जबलपुर का टाइम और नागपुर का टाइम 15 मिनट का अंतर है, दिल्ली का टाइम और नागपुर का टाइम 20 मिनट का अंतर है। तो जिस जगह पे या जहाँ पर आप मतलब कि बैठे हैं या जिस जगह पे आप मतलब कि अपना कोई माल वगैरह खरीदने जा रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाने जा रहे हो, तो राहु काल का समय आप अपने पास ज़रूर उसको कैलकुलेट करके रखें। डोंट डिपेंड ऑन एनी सॉफ्टवेयर, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट हाउ टू टेक आउट की कौन सी कितने बजे मतलब कि राहु काल आज का कितने बजे वो पड़ेगा। यानी कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय उसका टाइम डिफरेंस आप निकाल लें, यानी कि 19 बजे से लेके ये अपना 5:37 माइनस करेंगे तो ये आ गया अपना 13 घंटे 23 मिनट। अब घंटे और मिनट, अब घंटों को, अब हर एक चीज को अपने को मिनट में लाना है। यानी कि अगर 13 घंटे हैं तो उसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा उसका मिनट। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मिनट, दैट इज 13 घंटे इंटू 60 प्लस उसके अंदर आप 23 मिनट जोड़ लें तो आपको ये मिलेगा 803 मिनट। Am I clear till here? Any doubt you can ask? No, very clear. ठीक है, अब जब अपने को ये 803 मिनट मिल गए, अब इसको आप डिवाइड कर दें फर्दर बाय 8, क्योंकि अपने को एक दिन का समय जो है सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक उसको 8 भागों में डिवाइड करना है। जब उसको डिवाइड आप करेंगे तो आपको लगभग मोटा मोटी 1 घंटा 40 मिनट मिलेंगे, राइट। अब 803 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 100.375 सेकेंड्स, दैट इज 100 मिनट्स 37 सेकेंड्स। अब 100 मिनट्स उसमें से आप 60 निकाल लोगे, 60 मिनट निकालोगे तो बचे आपके पास 40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। ये मोटा मोटी आप मतलब कि पकड़ के चले कि आज का राहु काल जो है इस दिन का मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट आएगा। अब जैसे हम लोग ठंड के मौसम में जाते हैं या ठंड काल का समय वगैरह आता है तो दिन जो है अपना छोटा हो जाता है। सूर्य उदय होता है करीब 7:30 बजे, सूर्यास्त हो जाता है 5 बजे, तो आपको डिफरेंस ही समझ में आ जाएगा। और गर्मी के दिनों में हमारे दिन जो है लंबे दौर का होता है, तो दैट इज वाई वी आर कमिंग टू 1 hour 40 minutes। अब ये तो निकल आया कि ठीक है भाई 1 घंटा 40 मिनट का, पर ये कौन से समय आएगा, दिन के कौन से समय आएगा, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस फॉलोइंग टेबल: 8, 27, 56, 43, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। और 8, 27, 56, 43 अगर आपने उसको माइंड में बैठा लिया कि 8, 27, 56, 43 कहने का मतलब है कि 8वां पहर जो है संडे का, यानी कि जैसे आज संडे है, दैट इज द 8, यानी कि आखिरी वाला भाग इज गोइंग टू बी राहु काल। अब जैसे हमने बोला कि भाई ठीक है, इट इज लाइक व्हाट इज सनसेट, यानी कि 7 बजे अपना सनसेट हो रहा है, ठीक है। 7 बजे अगर सनसेट हो रहा है तो उसमें से 1 घंटा 40 मिनट आप निकाल लें, माइनस करें, राइट। तो अगर 7 बजे है इट विल कम टू 6, यानी कि 1 घंटा निकाल दिया और 40 मिनट और निकाल दो उसमें से, दैट गोज टू अराउंड 5:20। तो राहु काल आज का समय जो रहेगा नागपुर के लिए 5:20 से लेके शाम के 7 बजे तक, ये राहु काल कहलाएगा, राइट। और अगर मैं कहता हूं कि जैसे मंडे का या सोमवार का जो है राहु काल कितने बजे आएगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सूर्य उदय कितने बजे है, यानी कि 5:37, राइट।
5:37 अगर सूर्य उदय है, ये दूसरा पहर से चालू होगा, यानी कि पहले पहर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट मीन्स 5:37 प्लस 1 hour 40 minutes के बाद आपका राहु काल 1 घंटा 40 मिनट तक चलेगा। Now this is very technical. If you have any question or doubt, please ask. क्योंकि एक बारी आप ये समझ गए, क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं कि भाई चलो शाम को जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लेते हैं, या शाम को जाके ये माल वगैरह उठा लेते हैं। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ये जो है मतलब कि आपको कोई पंडित वगैरह नहीं बताएंगे। बट इफ यू हैव दिस इज वन ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर। वो मतलब कि हम लोग पंडित वगैरह के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया ये समय ठीक है कि शुभ है कि क्या चीज है। पर इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज एंड यू रिमेंबर दिस 8, 27, 56, 43, तो you are becoming very wise in taking your decisions, right? अब अगर मैं मंगलवार का पकड़ता हूं, यानी कि 7वां पहर उसका मतलब कि पड़ेगा राहु का। तो यानी कि पहले 6 जो हैं, यानी कि if I take 140 multiply by 6, यानी कि 6 घंटे हो गए, और उसके बाद से 1 घंटा आप जोड़ेंगे तो आपका राहु काल का समय निकल आएगा। The 8, 27, 56, 43 is indicating कि कौन से समय से वो लागू हो रहा है या चालू हो रहा है। So if you, this is very very important in terms of any kind of a decision. और सूर्य उदय सूर्य अस्त का समय 19-20 वगैरह होता रहेगा, पर मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 1.5 घंटे का समय आप मतलब कि पकड़ के चल सकते हैं। डोंट गो टू मच टेक्निकल। अगर मैंने सोचा कि भैया सूर्य उदय आज 6 बजे हुआ, सूर्य अस्त 6 बजे हुआ, तो मोटा मोटी मेरे को मिल गया 1.5 घंटे। दैट इज 1 hour 30 minutes इज द राहु काल, राइट। अब मेरे को मंडे का निकालना है, say 5:30 is the sunrise, add another 1.5 hours, that is 6:37, यानी कि 7 बजे के बाद से 8:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। और मोटा मोटी बिकॉज अब 1.5 घंटा जो है लाइक 7:30 मैं उसको पकड़ लूंगा कि भाई 7:15 बजे से लेके 8 बजे तक नहीं, मैं कहूँगा 7:45 बजे तक, चलो उसका भी निकाल लिया ताकि वो एरर ना रहे। तो अगर आप मोटा मोटी अगर आपके पास सूर्य उदय सूर्य अस्त का समय नहीं है, जहाँ पर भी आप हैं, हो सकता है कि आप अकोला गए हो, या हो सकता है बॉम्बे या पुणे या दिल्ली अपने परचेज वगैरह करने के लिए गए हो, या किसी शुभ कार्य वगैरह के लिए गए हो, और आपके पास कोई वो मतलब ये पंचांग नहीं है या सुविधा नहीं है कि आपको सूर्य अस्त और उदय का पता चले, तो ये चीज़ आप बिठा लेना कि अगर 5:30 बजे का 12 घंटे का आप पकड़ लें, 5:30 बजे का मतलब कि सूर्य उदय है, 5:30 बजे शाम का आप सूर्य अस्त पकड़ के चलें, उसमें से 1.5 घंटा निकाल लें, और उसमें से भी मैंने 15 मिनट पहले निकाल लिए और 15 मिनट बाद के, तो बचा 1 घंटा। उस दौरान मतलब कि थोड़ा सावधानी रखना। दिस इज what I wanted to explain. If you have any question or doubt, please ask me. सर मेरे को एक क्वेश्चन था। आप जो ये बोल रहे हैं मंडे का जो सेकंड पहर में है, तो वैसे एवरी डे हाउ डू वी कैलकुलेट, मतलब हाउ डू आई नो कि ट्यूसडे को क्या आएगा, वेडनेसडे को क्या आएगा? Remember 8, 27, 56, 43. This is the formula. Okay, so how do I calculate that formula? मतलब I didn't get the how 827. See, 8:27 is every Sunday on any year. 8वां पहर will be Rahu Kal. Okay. Monday, any year, second pahar will be Rahu Kal. Okay. Right. So you don't have to remember कि
what is is Sunday going to have 2 or will it have 7? No, Sunday will always be 8. Okay. 8, 27, 56, 6, 40. 43. Okay, done, sir. Thank you. Right. Yes. अच्छा, now let's move to the gem therapy. अब यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि they are sometimes wearing wrong kind of gems, wrong finger, और फिर मतलब कि they are facing a lot of problems. तो उसके लिए एक रोड मैप आप मतलब कि ये आपको मिल जाएगा. You can get this particular रोड मैप पकड़ लो कि आपके राशि के मुताबिक, राइट, राशि के मुताबिक आपने कौन सा जेम या स्टोन आपने धारण करना चाहिए. और मैं ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ कोई भी सब्स्टिट्यूट ना पहने. अगर क्योंकि क्या होता है ना इसके अंदर कि द थिंग्स प्रोडक्ट इज कॉस्टली. अब हम लोग मतलब कि जैसे इसको कैरेट के तौर पे मतलब कि गणित करते हैं, राइट. नाउ कैरेट और रत्ती, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क ये है कि 180 ग्राम्स इज नोन एज रत्ती या 180 एंड 200 इज नोन एज अ कैरेट. तो जैसे यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि उनके जो ग्रह जो रूल करते हैं वो है सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु. फिर आते हैं अपना सन के लिए हम लोग बोलते हैं कि भैया आपने रूबी धारण कर लेना चाहिए. मून के लिए पर्ल, कोरल, मूंगा, एमरल्ड, पन्ना या येलो टोपैज फॉर जुपिटर, डायमंड फॉर वीनस, ब्लू सफायर फॉर सैटर्न, गोमेद और कैटसाई. कैटसाई इज ऑल्सो नोन एज लसुनिया. अब उसके बाजू में दिया गया है कि ये कितने कैरेट का होना चाहिए, नॉट रत्ती. रत्ती आपका इस्तेमाल किया जाता है एमपी रीजन साइड में, बट प्लीज रिमेंबर दैट इट हैज टू बी. सर आपकी स्लाइड ये मूव नहीं हो रही. इज एवरीवन फेसिंग दैट प्रॉब्लम? Yeah, the slide is not changing to after your that astrological chart. उसके बाद slide कभी change ही नहीं हुई. Okay, one minute. Now we can see the gem therapy. Okay. We'll stick to this. Now the gem therapy, जैसे I'm repeating again, आप सीधा मतलब कि ध्यान रखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, the 7 days of the week. That is your sun, moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu. अब स्टैंडर्ड थंब रूल कहता है कि जैसे सूर्य के लिए आप रूबी, मून के लिए पर्ल, मंगल के लिए कोरल, ठीक है, और एमरल्ड, पन्ना, येलो टोपैज, डायमंड, ब्लू सफायर, गोमेद, कैटसाई इज ऑल्सो नोन एज लसुनिया. और इनके अगले वाले कॉलम में दिया हुआ है कि कितने कैरेट का होना चाहिए. 3 to 5 कैरेट्स फॉर रूबी, 5 to 7 कैरेट्स फॉर पर्ल. ये मतलब कि मिनिमम इज 3 to 5 प्लस कैरेट्स, ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है. पर ये जो अपना पहला फिगर है 3, 5 या 6 फॉर कोरल, इसके नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए. अब ये कैसे मतलब कि पता लगाया जाए कि मेरे राशि के मुताबिक मेरे को कौन सा मतलब कि स्टोन पैदा करेगा. देखो क्या होता है ना कि आई हैव सीन बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि देखो एक स्टैंडर्ड थंब रूल, क्योंकि किसी ने उनको बता दिया कि आपने मतलब कि अगर आपने ये पन्ना पहन लिया तो आपके बिजनेस में बरकत होगी, बढ़ोतरी होगी. पर और हम लोग फिर मतलब कि एकदम ये सोचते हैं कि भाई अब मेरे को तो बिकॉज आई वांट एन इंक्रीज इन बिजनेस, तो मैं मतलब कि पन्ने का धारण कर लूँ. बट यदि आपके ग्रह यानी कि स्पेशली बुध
छठवें, 8वें या 12वें स्थान पे हो तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। भले ही आपका मतलब कि राशि बताती हो या नक्षत्र बताता हो कि आपका जो मतलब कि बुध है, एमरल्ड आपने धारण करना चाहिए, और अगर आपका बुध मतलब कि 6वें, 8वें या 12वें घर के स्वामी हो तो वो मतलब कि नुकसान करेगा। इट इज नॉट कि भाई आपने कोई भी पत्थर क्योंकि जाके मतलब ये धारण कर लिया। नो, नेवर डू दैट प्लीज। राशि को अगर आप पकड़ के चलोगे, जैसे चंद्रमा की राशि को अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको जिंदगी में, मैंने ये अक्सर देखा है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, तो वो गलती कभी ना करें। हर एक कुंडली की एक रीढ़ की हड्डी होती है। ये पहली दफा आपने सुना कि कुंडली की एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी इंसान की सीधी रहे तो कोई भी चोट मतलब कि शरीर पे लगे फिर भी मतलब कि उसका शरीर एकदम सीधा ही रहेगा। उंगली कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर कट जाए फिर भी जीवित है, चल तो पा रहे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में नुकसान आ जाए तो वो कुंडली या वो इंसान या वो व्यक्ति यानी कि सीधा बिस्तर पे आ जाता है। राइट? सो दिस इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। तो हम लोग, स्पेशली मी, आई टेक ओनली द रीढ़ की हड्डी के मुताबिक, कुंडली की रीढ़ की हड्डी के मुताबिक आपने कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। देखो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके ग्रह दृष्टि किसकी पड़ रही है उसके ऊपर। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, कोई मतलब कि, और वो ग्रह कोई पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है या कोई पाप स्थान पे तो नहीं बैठा है। ठीक है, अब मोटा मोटी आपको मैं बता देता हूं। जैसे रूबी, अगर मतलब कि मेष, लियो यानी कि सिंह राशि, वृश्चिक या धनु राशि के हों तो वो मतलब ये निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं रूबी। पर मैंने जैसे बताया आपको, वो ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी रहेगा। राइट? अगर मेरे को पर्ल या मोती का धारण करना है तो मेष, कर्क, वृषभ या मीन राशि के हों तो वो मतलब की धारण कर सकते हैं। यदि मेरे को मूंगा धारण करना हो तो मेष, कर्क, सिंह, वृषभ और मीन लग्न के लोग धारण कर सकते हैं। बुध, यदि वो मिथुन, कन्या या तुला या कर्क राशि के हों तो वो धारण कर सकते हैं। गुरु यानी कि येलो टोपैज, पुखराज, अगर वो मतलब कि मेष, कर्क, धनु और मीन राशि को हो तो वो धारण कर सकते हैं। शुक्र, ये वृषभ, मिथुन, तुला और कर्क राशि के धारण कर सकते हैं। नीलम, जो वृषभ, तुला, मकर या कुंभ राशि के हों तो वो धारण कर सकते हैं। अब हम लोग मतलब कि जैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए पंडित लोगों के पास जाके उनसे पूछते हैं कि भाई बच्चे की पढ़ाई वगैरह के लिए क्या करना चाहिए, तो वो अक्सर या तो राहु के लिए या लहसुनिया यानी कि कैट्स आई के लिए आपको बोलते हैं कि आप ये गोमेद या लहसुनिया इनको धारण करवाओ। पर मैं ये बोलूँगा कि एक चीज़ का ध्यान में रहे, तभी आप धारण करवाएं जब राहु या केतु, प्लीज रिमेंबर, राहु या केतु यानी कि दूसरे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पे ना हो। यानी कि वृषभ, तुला, वृश्चिक और मीन राशि में अगर राहु और केतु हो तो ये गलती से भी गोमेद या लहसुनिया धारण ना करवाए। ठीक है, अब इट इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। अब ये तो मतलब कि आपको आपके तो ये रहती है मतलब कि एक कुंडली की रीढ़ की हड्डी। अब
एक बारी अपने को ये समझ में आ गया कि मेरे को ये धारण करना चाहिए। देखो, नक्षत्र के ऊपर मत जाओ, बिकॉज नक्षत्र दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है मतलब कि अपना जन्म तारा, जो मतलब कि लग्नेश से देखा जाता है, और एक चंद्रेश से। जो जन्म तारा मतलब कि अपने को मोटा मोटी दिशा दे देता है कि ये मतलब कि अपने को क्या करना चाहिए। एंड जन्म तारा मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि जन्म तारा के ऊपर भी आप सोच विचार करें। डू नॉट गो एंड बाय एनीथिंग, क्योंकि फिर लेने के देने की नौबत आ सकती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 9 ग्रह के जो है मैंने एक अच्छी सी रिंग बनवा ली, या 9 ग्रह का एक अच्छा सा पेंडेंट बनवा लिया। 9 ग्रह यानी कि दैट इज सन टू केतु, दैट इज द 7 days ऑफ द वीक, प्लस व्हाट इज राहु एंड केतु। ये क्या ग्रह है, ये क्या चीज है राहु केतु? राहु केतु आर द नोड्स ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का नॉर्थ पोल इज नोन एज राहु and the south pole is known as Ketu. They are not planets, they are the poles, north pole of the moon and the south pole of Ketu. अब 9 ग्रहों की अगर आपने कोई भी चीज या ये मतलब कि आपने धारण कर लिया, अच्छे समय पे वो अच्छा लाभ देगा, बुरे वक्त पे वो बुरा लाभ करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 6वें 8वें 12वें घर की महादशा चल रही हो और दूसरे और सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही हो, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हर एक का मतलब कि मित्र है। अब सूर्य के मित्र कौन है? सूर्य के मित्र मतलब कि ये पकड़ के चल लो कि आपके चंद्र, गुरु और मंगल है, ठीक है। और उनके दुश्मन कौन है? यानी कि शुक्र और शनि। शनि के लिए आपने मतलब कि नीलम धारण कर लिया, ठीक है, या समझ लो कि आपने रूबी धारण कर लिया, आपकी महादशा सूर्य की चल रही है। आपके 9 ग्रह के मतलब कि आपने वो सारी चीजें पहन लिए। सूर्य की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा बहुत शुभ रिजल्ट लाएगा। गुरु की आएगी तो बहुत ही शुभ है, मंगल की आएगी तो बहुत ही शुभ है। पर उसके साथ में आपकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा जब शुक्र और शनि की आएगी, तो फिर वो दोनों के दोनों ग्रह आपके ऊपर भारी गिरेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक का मतलब कि एक मित्र है और दुश्मन है। गुरु के मतलब कि जैसे अगर हम लोग पकड़ ले तो मित्र हो गए अपने चंद्र, सूर्य और मंगल। शनि कहता है कि भाई जो आपके मित्र है वो मेरे दुश्मन है। So we have to understand astrology is not, it is permutations, combinations. हर एक चीज को मतलब कि अपने को इसके अंदर गणित करना पड़ता है। So it is very very important. Be very careful. First take clearance. Why has it been suggested? अब उदाहरण के तौर पे now also let me tell you, हमने कोई भी अगर आप जप माला पकड़े, उसके अंदर कितने अपने बीड्स होते हैं, कोई बताना चाहेगा? 109. या वो मीरू इज 109 एंड एक्चुअली इट इज 108, है ना? 108 का मतलब कि आप पकड़ के चले। अब हमारे नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 और 28. You're right, 27. 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र को मतलब कि 4 भागों में बांटा गया है, राइट? तो वी से ना पहला चरण, दूसरा, तीसरा या चौथे चरण में हर एक नक्षत्र का अगर आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपको 108 आएगा, राइट? सी प्लीज रिमेंबर, इफ 27 नक्षत्र हैं
हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और अगर आप मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 108 आएगा। एवरीथिंग इज वेरी वेरी साइंटिफिकली डन। और जब हम लोग जप वगैरह भी करते हैं तो हम कभी नीरू के ऊपर से फानते नहीं है या जंप नहीं करते, हम लोग माला को उल्टा करके फिर दोबारा जपते हैं। दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट। सो नाउ द स्टोरी ऑफ 108 बीड्स क्यों होते हैं माला में, वो उसका ये है कि जब हम लोग जप करते हैं तो हम लोग ये 27 नक्षत्रों के अननोइंगली नाम वगैरह लेते हैं। So 108 is a very important. See, astrology is about timing. अगर हम नियम फॉलो करेंगे तो फिर मतलब कि अपने को we'll have very positive results in life. पर कई बार क्या होता है ना कि we are not able to take that positiveness. लोग कहते हैं कि भैया पहले मैंने ये पत्थर धारण किया, फिर ये किया, फिर वो किया। See, they are only doing hit and trial method. Even to the extent that when a child is born, it takes 9 months. Everything is timing. फिर अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा मतलब कि ग्रह ऊंच राशि के हैं, नीच राशि के हैं। I will not go too much technical, पर कई बार क्या होता है ना कि जहाँ पर मतलब कि सूर्य प्रेजेंट हो और साथ में उसके साथ 2-3 ग्रह या एक ग्रह भी हो, क्या वो हम लोग कहते हैं कि भैया क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं वो अस्त हो गए, यानी कि इट इज बिकम कम्बस्ट, उनका कोई पावर नहीं। ऐसा नहीं है, देयर इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ दैट। सूर्य यदि मतलब कि ये गुरु के साथ 11 अंश के भीतर हो तब मतलब कि गुरु अस्त होगा, या चंद्रमा के साथ 12वां अंश तक, या बुध के साथ 13 अंश तक। सी, वी विल नॉट गो इनटू टू मच इनटू टेक्निकल डिटेल, बट आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली, बी वाइज, एंड यू विल सी कि जो आप यू नो वॉट एवर नेगेटिव या जो गलती वगैरह कर रहे थे हम लोग उसको अभी भी सुधार सकते हैं, एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ change in your life. But follow the system, follow Rahu Kal, see the Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha, wear the right stone. अब कई बार क्या होता है कि मतलब कि दिन की चौगड़ियां भी रहती है, every day has got the 9 divisions, so we can definitely, anyway, moving further, auspicious timings and मुहूर्त of events. ये हम लोगों ने शुभ घड़ी मतलब कि देखनी ही पड़ती है, और वो शुरुआत होती है आपके राहु काल से, राइट। नाउ व्हेन द सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू जेमिनी, इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर कैरिंग आउट ऑल ऑस्पिशियस या मतलब कि कोई भी अच्छे एक्टिविटीज वगैरह के लिए। नो ऑस्पिशियस एक्टिविटी शुड बी अंडरटेकन व्हेन आइदर जुपिटर और वीनस इज कंबस्ट, या अगर उसका पावर 0 हो गया है। कंबस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर सूर्य और गुरु या सूर्य या शुक्र या तीनों ग्रह एक साथ मतलब कि बैठे हों, और अंश के मामले में, नाउ दिस इज अ लिटिल टेक्निकल, अंश यानी कि कितने डिग्रीज के हैं। अगर गुरु 11 डिग्री के अंदर मतलब कि बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, तब वो कंबस या अस्त के रूप में कहलाया जाएगा। और शुक्र मतलब कि अगर वो मतलब कि अपने 9 अंश के हों तो फिर वो मतलब कि इट विल बी कॉल्ड एज अस्त। जुपिटर इज इन डेबिलिटेड और नीच स्थान। देखो सबसे पहले ये ऊंच और नीच स्थान क्या होते हैं। सूर्य कौन से राशि में मतलब कि ऊंच स्थान का होगा, वो मेष राशि में ऊंच का रहेगा। ठीक वैसे ही आपके चंद्रमा यानी कि
द्वितीय स्थान पे ऊंच का रहेगा, गुरु चौथे स्थान पे, बुध छठवें स्थान पे, शनि सातवें स्थान पे, मंगल 10वें और शुक्र मध्यम की 12वें स्थान पे। अगर गुरु मध्यम की 10वें स्थान पे यानी कि वो नीच के हो गए। अब दो प्रकार के नीच होते हैं, एक होते हैं मतलब कि अपनी नीच राशि के हो गए या सही प्रकार में वो नीच के हो गए। ओके, अब ऊंच के रहेंगे जब वो 5 अंश चौथे स्थान पे चंद्रमा के स्थान पे बैठे हैं, और ठीक वैसे ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर 5 अंश में ये मकर राशि में बैठे हों तो वो इट इज डिप्लीटेड फ्रॉम ऑल एंगल्स। पर अगर वो 5 अंश के ऊपर नीचे हों तो वो नीच नहीं कहलाएगा, ये कहेंगे कि वो नीच का है या नीच के हो चुके हैं। बट इफ इट कम्स विद इन 5 to 6 degrees देन इट इज कॉल्ड नीच। मोटा मोटी आप सिर्फ ये पकड़ के चल लो कि भाई अगर गुरु मध्यम के 10वें घर में है, कर्क राशि में हो, सॉरी मकर राशि में हो, तो फिर वो मतलब के नीच के हो। और शुक्र ऊंच राशि तो उनकी मीन राशि है, नीच के हो गए जब वो कन्या राशि में आएंगे। अगर आपके गुरु ये सिंह राशि में भी हो तो इट इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। गुरु और यानी कि सिंह राशि के स्वामी हो गए आपके सूर्य, इट इज एक्चुअली सपोज टू ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। बट जब हम लोग ऑस्पिशियस टाइमिंग्स वगैरह देखते हैं, स्पेशली जैसे शादी के समय में, तो हम लोग देखते हैं गुरु बल, सूर्य बल, चंद्र बल। फिर उनका मतलब भी देखेंगे कि कौन सी राशि मतलब की कौन सा तारा उठा। यानी कि अगर आपका तारा, आई डोंट थिंक आई विल गो टू मच डिटेल, राइट, जस्ट रिमेंबर दिस मच कि अस्त नहीं होने चाहिए। और जब भी सूर्य ये अपने मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि या मिथुन राशि में से निकल रहे हों तो वो सारे चीज अच्छे हैं, इट इज गुड, इट इज ऑस्पिशियस, राइट। फर्दर नाउ व्हेन वी हैव टू लुक एट तिथि, आप में से एकादशी कौन रखता है? एकादशी रखते हो? हाँ, मैं रखता हूँ। तो आपको मतलब की तिथियों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होगा कि कौन सी तिथि, मतलब की तिथि का महत्व क्या है ना? मैं भी रखती हूँ। यस, वेरी गुड। बट रिमेंबर, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, जया। ठीक है? दिस इज द होमवर्क, because if you want to be successful in life, it is better to remember what I am telling you. Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta, Jaya. I mean Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta and Purna. Not the last word is Purna, not Jaya. ठीक है? अब इन जो स्वामी वगैरह जो हैं, यानी कि अगर आपकी तिथि, अगर आप लोगों में से किसी ने पंचांग वगैरह देखा होगा तो पंचांग सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप ले ही लो। ये जबलपुर का पंचांग आता है, ऋषिकेश का आता है, नीमच का आता है, राजधानी आती है, या आपको कोई भी मतलब कि फ्रॉम इतवारी साइड इज लाइक व्हाट आई जनरली बाय माय पंचांग्स। तो उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो ये आपको रोड मैप के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने को ये देखना है कि रिक्ता तिथि नहीं आनी चाहिए। आज की तिथि कौन सी है? 10 है, 10वीं। कल रहेगी एकादशी, राइट। तो वी हैव टू चूज ऑस्पिशियस एक्टिविटीज एज पर द तिथि। अगर आपने देखा कि तिथि रिक्ता बढ़ रही है, यानी कि चतुर्थ, नौमी एंड चतुर्दशी, तो उस समय पे अपने को कोई भी शुभ चीजें नहीं करनी चाहिए। These are reserved for gods,
रामनवमी, गणेश चतुर्थी, राइट? नाउ उनकी तिथि आ रही है नवमी, गणेश चतुर्थी द 4th. These are purely for gods and goddesses. So we should not interfere or be a part in that kind of an activity. बाकी सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे नंदा, उनके शुक्र है स्वामी, तो अगर तिथि 1, 6 या 11 पड़े तो इट इज गुड फॉर एंजॉयमेंट. हम लोग किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वो उसमें से आप कोई भी तिथि पकड़ लो. बट जितने भी मतलब कि देखो, अब ये जो अपना एक महीना है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, राइट? एंड इन एवरी शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष वी हैव गॉट ऑल दीज तिथि कमिंग इन. कभी ना कभी वो आएंगे ही आएंगे, एंड इट इज द सीक्वेंस. So I would say don't go too much technical, but only remember the one which is highlighted in red, यानी कि 4, 9, 14 अगर तिथि हो तो प्लीज कोई शुभ कार्य ना करें. और certain people who have made major mistakes or decisions, उन्होंने रिक्ता तिथि पे और वो भी राहु काल के समय में जाके डिसीजंस लिए which have not materialized, और उनका नुकसान हुआ है. It is a case study of not 1 or 2 kind of kundalis. I have seen numerous kundalis. घर प्रवेश रिक्ता तिथि के अंदर लोगों ने जाके कर लिए and they have had very bad consequences. घर प्रवेश वगैरह आप करने जा रहे हैं, then I personally say that always go on to the last one, that is Purna. It is not Jaya. Please, there is a typing mistake. That is Purna Tithi, which is 5, 10, 15, ruled by Jupiter. It is very auspicious to do all good activities during that time. घर प्रवेश का हो गया, या कोई गाड़ी वगैरह आप ले रहे हैं, कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, all the other तिथिज are also good. एक और चीज अपने को समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चलित रूप में जो केंद्र है, यानी कि 1, 4, 7, 10 कुंडली के अंदर वो चलित रूप है, दे आर ऑलवेज मूविंग. अगर आप कोई मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो हमेशा ये मतलब कि आप चलित रूप वाले मतलब की तिथि वगैरह लें. बट 4 comes under Rikta, so escape that. Don't do it. Right? So I would say, और मतलब कि जब अपने को कहीं पे जहाँ पर स्टेबिलिटी वगैरह की ज़रूरत है, that is 2, 5, 11 and 8 houses, वो वाली मतलब की तिथि का मतलब कि आप लेके करें. It is very good. It is auspicious. It will definitely bring a lot of results. See, I say that I'm trying to, मतलब ये बहुत कम समय में मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ. बट इफ़ यू रिमेंबर ओनली दिस मच एंड फॉलो दिस, राहु काल, द जेम थेरेपी एंड ऑल्सो अबाउट द तिथिज, I am 100%, or Mahadasha, Antardasha, I am 100% sure that you will be able to make and design your own future and take corrective decisions. It is only like a roadmap. This is a roadmap for you or for anybody. Do not मतलब कि because see the तिथि is important. साथ में मतलब कि जब हम लक्ष्मी पूजा दिवाली के समय वगैरह भी करते हैं तो उस समय भी मतलब कि देखा जाता है कि भैया हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कि भाई कौन सी तिथि या कौन सा समय वगैरह शुभ रहेगा. नाउ यू नो व्हाट इज राहु काल. अब जैसे हमने दिन की चौगड़ियाँ निकाली है, ठीक वैसे ही आप रात की भी निकाल सकते हैं, यानी कि सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय तक वो समय को जो है 8 हिस्सों में डिवाइड करके आप मतलब ये शुभ तिथि निकाल सकते हैं.
avoiding Rahu Kal. You only have to spend time. इसके ऊपर जितना वक्त आप मतलब बताएंगे उतना बेहतर. And as I said, remember Rahu Kal 8, 27, 56, 43. That is all you have to remember. And divided by 8. And remember Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta and Purna, जिसमें से Rikta is to be avoided. That is 4, 9, 14. वो मतलब ये शनि का है. So we don't want any शनि activity to be done. 7.5 भी it is like very calculated. ऐसा नहीं है कि 7.5 आपके कुंडली में है तो मतलब कि आप डर जाए कि भैया 7.5 वो नाम ही इतना भयानक है. नहीं, इट इज गुड फॉर समवन, इट इज न्यूट्रल फॉर समवन, इट इज बैड फॉर समवन. तीनों चीजें like this particular artifact at the moment is good as what you would have seen in the previous slide. और अगर वैसे मतलब संकट का समय आता है कि 7.5 का है तो आप मतलब ये शनि मंदिर से लोहे का काले घोड़ी नाल के आप रिंग धारण कर लें. अगर वो भी नहीं है, दुकानें बंद हैं, तो कील रख लें. देखो आज की तारीख में अगर मेरे को भूख लगी है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई 5 स्टार होटल में खाना खाए. मैं किसी ढाबे पे भी बैठ के अपनी भूख मिटा सकता हूँ. It all depends on your capacity, capability, and there have been very, very positive results from my customers. जहाँ पर मतलब कि उन्होंने he is sitting at London. मैं कहता हूँ कि भैया आप मछली को वहाँ पर खाना खिला दो. कहता है that's all. And he has come out of the problem. Another very important thing is Kalsar. उसका स्लाइड में नहीं बना पाया, बट कालसर जब सारे ग्रह मतलब कि राहु केतु के एक्सिस पे गिरे एक साइड पे. अब ये समझ लो जैसे ये जो स्लाइड है, ये जहाँ पर गुरु बैठे हैं यानी कि जहाँ पर 4 नंबर लिखा है और उसके ठीक ऑपोजिट में 10 लिखा है. अगर सारे ग्रह 4 और 10 के आइदर लेफ्ट या राइट में गिरे तब जाके वो राहु काल कालसर कहलाएगा. अब बहुत से लोग मतलब कि कहते हैं अब राहु काल की कालसर की ये विधि है. अगर आपकी कुंडली में कालसर दोष है और इसकी विधि ये रहती है कि आपने 3 पूजाएं करवानी चाहिए. एक रहता है बाल अवस्था में, दूसरा रहता है 1 महीने शादी से पहले, और तीसरा रहता है शादी के बाद 1 साल शादी के बाद. मतलब कि आप जाके ये पूजा करवाए तो जाके आपका पूरा दोष मिटता है. पर हम में से या जो मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पंडित जी ने करवा दिया, वो उन्होंने गौशाला में करवा दिया. कहाँ पे करवा दिया? इट इज नॉट स्पेसिफाइड, बट कालसर की पूजा इंडिया में सिर्फ 4 जगह होती है. इट इज हरिद्वार, सेकेंड इज चांडोर इन गुजरात, कालाहस्ती विच इज इन द बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, एंड त्र्यंबकेश्वर टुवर्ड्स नासिक. इसके अलावा कहीं पर भी अगर आप पूजा करवाते हैं तो इट इज नॉट कंसिडर्ड कि आपने वो पूजा की है. तो प्लीज रिमेंबर, अगर किसी की ये कुंडली में ये कालसर का दोष है, सबसे पहले वो मतलब कि क्लियर वगैरह करवा ले किस प्रकार का कालसर है, क्योंकि 12 प्रकार के रहते हैं उसमें, और अपने को सही विधि से सही जगह पे और सही समय पे करवाना चाहिए. आई एम रिपीटिंग, बाल अवस्था में 1 is to be done, second is 1 month before the marriage, and the third is 1 year after the marriage. 4 जगह हैं इंडिया में, हरिद्वार, चांडोर इन गुजरात,
Kalahasti, border of Tamil Nadu and Andhra, and Nasik Trimbakeshwar. I would suggest that इसको आप करवाएं. अब एक और confusion जो है, जब मतलब कि हम लोग मांगलिक देखते हैं, मांगलिक दोष है कि नहीं. Manglik is used for girls and Mangla is used for boys. यदि आपके मंगल, can you see this mouse moving? Can you see the mouse moving? Can anybody confirm? जी हाँ, जी हाँ. Okay. जब ये मतलब कि अपना 12वां स्थान है, अगर यदि आपके मंगल ये 12वें स्थान पे हो या पहले स्थान पे हो या चौथे स्थान पे हो या सप्तम स्थान पे हो या 8वें घर में हो, तब ये मतलब कि बड़े स्पष्ट रूप से मांगलिक या मंगला कहलाएगा. बट व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित्स आर मिसिंग आउट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इट इज द सेकंड हाउस ऑल्सो. सो प्लीज रिमेंबर कि यदि don't go by traditional astrology जहाँ पे 12वां, that is 12, 1, 4, 7, 8, it is also 2. ये देखते हैं लग्नेश के मुताबिक, right? लग्नेश के अलावा भी हमारे को जहाँ पर भी चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा से this will be the first house now. First, second, okay? Then you go on to the fourth. Then you go on to the 7th, 8th and 12th, यानी कि 12वां इधर पड़ेगा. तब भी वो मंगल या मांगलिक कैटेगरी में पड़ेगा. अब ये मंगल और मांगलिक वगैरह का क्या चक्कर है, हम लोग इसके ऊपर क्यों मतलब कि इतने मतलब कि सोच विचार करते रहते हैं. See, it is like mixing water and oil, right? Now मैं जिंदगी भर एक ग्लास तेल और एक ग्लास पानी मिलाता रहूंगा, वो कभी मिलेगा ही. पर यदि मैंने दूध और पानी को मिलाया तो वो तुरंत घुल जाते हैं, या तेल को किसी और तेल के साथ मिलाया तो वो तुरंत मतलब कि घुल मिल जाएंगे. ठीक वैसे ही नाउ मंगल और मांगलिक इज टू बी मैरिड ओनली टू अ मंगल और अ मांगलिक. अगर वैसे नहीं किया, then the example of what I told you about milk and water or oil and oil or oil and water, हमारी वो स्थिति हो जाती है. It is very important to have the मंगल to be rectified. आपको याद होगा, like even when Abhishek Bachchan and Aishwarya and all got married, one is a मंगल and one is a non-मांगलिक. उन्होंने जाके बहुत बड़ी पूजा वगैरह करवाई, right? So it is, but then those pujas are costly, but it is not 100% sure shot कि भैया पूजा करवा लिया तो सब ठीक हो जाएगा. यही हो गया ना कि भैया मैंने कार का सीट बेल्ट पहना है, अगर मैं कहीं पर भी टकराऊंगा तो मरूंगा नहीं या चोट नहीं लगेगी. It is not necessary. It is only as a precaution. See, nothing is sure in life. हम लोग सोचते हैं कि भाई मैंने सारी पूजा वगैरह करवा ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया, उसके बावजूद भी कठिनाइयां आ रही हैं. It is because now we come onto the karmas of yours. एक रहते हैं मतलब कि अपना पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ. अब जो पास्ट लाइफ का है वो क्या कहलाता है अपना संचिता कर्मा. प्रारब्ध कर्मा इज योर प्रेजेंट लाइफ एंड आगमनी कर्मा इज द लाइफ और व्हाट यू आर सोइंग फॉर द फ्यूचर. हम इस पृथ्वी पे इसलिए आते हैं ताकि हम लोग अपने संचिता कर्मा को किसी तरह कम करें, अगर हो सके तो इसी जन्म में उसको खत्म करें या निपटा लें. I will give you an example. Not very long ago, quite some time ago, that is about 27 years back,
one layman told me कि you might be an engineer, you might be working in the companies and XYZ, but you'll become an astrologer. और उस समय मेरे को पंचांग का प भी नहीं पता था. Frankly telling you, this is almost 27 years back. पर किस प्रकार से चीजें unfold हुई. And this was a person who was in Karnataka, and I met him only in the bus when I was traveling. He told me you'll become an astrologer. I did not understand. पंचांग का प भी नहीं पता था. But today, when I look back, I really salute that person because he showed me when I studied my कुंडली और जब मेरा नॉलेज इसके अंदर मतलब कि ज़्यादा बढ़ा, then did I realize कि this is my संचिता कर्मा which I have received in the prarabdha karma in this life, and I am now working on it. जो मैंने मतलब कि पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा, मैं इस जन्म में उसको कंप्लीट कर रहा हूं. And I'm securing myself for the future. See, please understand कि once you understand about what is your karma, your past karma, then only will you be able, you'll find satisfaction in doing your present kind of work and everything. To complete your past karmas, we have come into this life, God has given us this life. Identify, if you are finding it difficult to identify what is your past karma, I can tell you in 5 seconds. Like what is your past karma? Work on it and you will find the result. It will only take me 5 seconds to tell you what is your karma. And you will find a lot of satisfaction in whatever you do. Now, the next, I think we might be running a little short of time because we have to keep our question and answer session. But the next important question is, which astrologer should I consult? You might be thinking that this fellow is trying to promote himself. That is one aspect, yes. But I will also tell you, like, how to judge an astrologer. आप क्या चीज देखते हैं उस एस्ट्रोलॉजर में जब आप किसी के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? Why do you go to an astrologer? आपके घर के पंडित लोग वगैरह भी होंगे और वो मतलब कि काफी पूछते नहीं, मतलब कि आपके बाबा दादा सबका मतलब कि उन्होंने कुंडली वगैरह देखी होगी, right? How do you identify an astrologer? Can someone tell me? आप किसी ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? You go because you have a problem. But are you sure that he will give you the solution? और वो कैसे मतलब कि आप पता लगा पाओगे? जब हम लोग नारियल भी खरीदते हैं मार्केट से, तो मैं सीधा जाके उसको बोलता हूँ दुकानदार को कि भैया नारियल दे दे और उसको पैसे दे के आ गया, नहीं ना. What do we do? We shake it कि उसके अंदर पानी है कि नहीं. कंफर्म करने के बाद ही हम लोग फिर कहते हैं कि ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड. सो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एन एस्ट्रोलॉजर इज, अगर वो मतलब कि आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ मीन्स दिस लाइफ, से टुडे इफ आई एम 55 years old, he should tell me something about what happened when I was 19 years or 14 years or when I was 20, 27 or any of those days. मैंने बहुत से लोगों से पूछा जिनकी मैंने कुंडली पढ़ी. आई स्टार्ट ऑफ बाय देयर बर्थ कि इस सन में ये हुआ क्या, जब आप 25 साल के थे तो ये हुआ क्या. अगर वो मेरा पास, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके पास के बारे में बता सकता है एक या दो बड़े महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ जिंदगी में हुई, देन दैट पर्सन हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तब उसको समझ में आता है कि भैया ये गोचर वगैरह के बारे में पूरा मतलब ये जानकारी रखते हैं. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि देखो, सबसे पहले वो बोलेगा कि अगर आप आए हो तो कोई ना कोई परेशानी है, तो वो आपको आपके
अभी वाले समय का बोलेगा आप बड़े संकट में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आने वाले समय में ये होने वाला है। भैया द थिंग इज यू गिव मी एन सोल्यूशन। या तो उसने मतलब कि ना तो उसने ना या आपने अपना फ्यूचर देखा है, तो हाउ कैन ही स्टार्ट बाय टेलिंग यू द फ्यूचर विदाउट नोइंग योर पास्ट? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा मतलब ये वो विदाउट एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम वो डाइसेक्ट कर देगा क्या आपको, ऑपरेशन कर देगा क्या? नो। So unless and until the person is telling you something about your past, it can be plus or minus, क्योंकि ग्रहों की अंश वगैरह भी बदलते रहते हैं, पर उसी के लगभग के आसपास अगर आपको बताते हैं कि यानी कि 27 साल में यह हुआ होगा, 27 में नहीं हो सकता कि 29 में हो या 25 में हो, then he is relatively close. Then he can give you solutions to the present and future. So I would suggest that be very, very careful in terms of, looking out for astrologers and taking the right kind of a conscious kind of a decision. Follow the roadmap that I've given you, and I'm 100% sure that you will see the beauty of astrology and how it is able to bring changes in your life. I think I will conclude with that for the time being, and only we are open for question and answers if you would like to ask anything. Would anyone like to ask any question, or they have any doubts, or want to understand something? I would like to have one-to-one with you regarding this. Definitely, Rajendra ji. Anytime. Sure. Thank you, sir. Sure. अपना जन्मदिन है जो वो तिथि के हिसाब से करना चाहिए कि डेट के हिसाब से करना चाहिए जन्मदिन? देखो, डेट के हिसाब से करोगे दैट इज अमेरिकन वे, और अगर तिथि के हिसाब से करोगे दैट इज द इंडियन वे। आई वुड से किसका ज्यादा फल आएगा? तिथि। जी। अब एक और चीज है, जन्मदिन पे हम लोग मतलब कि कैंडल बुझाते हैं, वी आर वेरी हैप्पी, बट दैट इज रॉन्ग, यू आर टर्निंग आउट द लाइट्स। व्हाई डू यू ब्लो आउट अ कैंडल? मतलब कि उल्टा होना चाहिए, आपने उस समय मोमबत्ती को जलानी चाहिए ताकि entire you glow, the family glows, and you also grow. Why do we उसको फूकते क्यों है? Why do we put it off? आप उल्टा करो ना, जैसे मतलब कि आप बड़े फंक्शंस वगैरह में देखते हैं, समय में दिया जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। It is actually a thought. Yes, मनीष जी। नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पहले हमारी मम्मी वगैरह तिथि के हिसाब से ही करते थे, और वो दिया जलवाते थे, बहुत भगवान के सामने दिया जलवाते थे। यस, पर आजकल लोग नहीं करते थे, लेकिन पहले करते थे। हाँ, तो देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग। आप समय में मतलब कि दिया वगैरह जला रहे हैं या किसी भी शुभ कार्य के लिए, ताकि वो उजाला लाए, आपकी जिंदगी उजाला करे। करेक्ट करेक्ट। हमने तो दिया जला के ही मनाया है अपना जन्मदिन, मोस्ट ऑफ द टाइम।
आई थिंक फॉलो दैट। ये देखो ये छोटे छोटे चीजें हैं, हाँ, ये अब आजकल फॉलो नहीं हो रहा है ये, पर हम लोग ट्रेडिशन बहुत ही हो गया। वो ट्रेडिशन क्या है कि अमेरिकनाइज हो रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक दैट इज रॉन्ग। द इंडियन ट्रेडिशन इज वेरी स्ट्रांग। और पर वही है ना कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, नहीं? सर बहुत क्या चीजें गलत एक्सक्यूज मी सर ये शिल्पा, सर जैसे मैं सिक्किम में आती हूँ, मतलब शिकारपुरी, तो हमारे इसमें जो भी होता है ग्रंथ साहब के हिसाब से होता है। एंड मैं अकेली पूरी फैमिली में हूँ जिसने कुंडली बनाई। एंड लोग मतलब बुआ अगर जो भी है वो बोलते कुंडली बनाई तभी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, तूने कुंडली बनवाई, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कोई भी मतलब कि रिलीजियस कुंडली जो है ना, कोई भी रिलीजन को लेके नहीं है। अगर आप मतलब कि देखेंगे, इवन द मुस्लिम्स ऑल्सो ईद का चांद देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। राइट। इन क्रिश्चियनिटी अगर आप बाइबल में देखेंगे तो दे से द फादर, सन एंड होली गोस्ट। इट वाज अ स्टार व्हिच गाइडेड देम। कोई भगवान, इट वाज अ स्टार। और अगर हिंदू रिलीजन वगैरह में देखा जाएगा, देन हर एक चीज मतलब कि शुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति वगैरह देखी जाती है। ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजी है ये तारों के ऊपर है, इट इज नॉट रिलीजन बेस्ड। सो और अगर हम लोग इसको किसी रिलीजन के साथ अटैच करें, दैट इज रॉन्ग। अगर आप देखोगे कि एवरी रिलीजन हैज गॉट सम काइंड ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी या स्टार या वो सब चीजें हैं। हाँ जी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द स्टार्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि संचिता कर्मा के कारण हमारे को इस जन्म में वो कंप्लीट करने पड़ते हैं या भुगतना पड़ता है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे को क्या करना चाहिए टू कंप्लीट माई पास्ट डेट। अब एक लोन है, दूसरा लोन उठा लिया, फिर तो दबना ही है ना। पर पहले लोन को जब आप निपटाना शुरू करोगे तो आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। एस्ट्रोलॉजी is not religion based, it is purely star based। वैसे तो मतलब के अमेरिकन वगैरह भी देखते हैं व्हाट इज योर सन साइन, वो सन साइन पकड़ के चलते हैं। और सो दैट इज इट। सो डोंट मतलब कि ये गलत है कि टू थिंक ऑफ इट एज दैट वे, बट इट हैज पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच सर। या एनी टाइम। So, does anyone have any questions? I think they are still a bit digesting too much of information. Yes, actually, it was very interesting information, Sanjay ji. But I think most of the people, बहुत सारे लोगों को जब ये एस्ट्रोलॉजी आता है ना, तो 1-to-1 सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि सबके सामने कैसे पूछे। तो आई थिंक एवरीबडी शुड कॉन्टैक्ट मिस्टर संजय, है ना, क्योंकि हमारी इनाउस ही है वो और हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर है। Do 1-to-1 actually, and then इनसे मिलिए, and then you can have at least better understanding, है ना। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पर्सनल चीजें कैसे पूछे। नहीं, पर्सनल चीजें ज्योतिष से संबंधित जी। हाँ जी रघु। हाँ नहीं, एक्चुअली ये ज्योतिष से संबंधित ये सब जो भी होती है नॉर्मली थोड़ा सा पर्सनल ही रहती है, तो इसलिए सबके सामने पूछने में थोड़ा सा यानी संकोच होना स्वाभाविक रहता है। और दूसरा एक चीज ये भी होता है ना कि कुंडली इतना पर्सनल टॉपिक है कि हर एक का कुंडली अलग रहता है, तो उनको भी बहुत स्टडी करके बताना पड़ता है आपको, संजय जी, राइट।
हाँ लेकिन इफ किसी को और कोई सवाल है? Any questions? सर जी बोलिए। यस सुरेंद्र जी, कुछ प्रॉब्लम हो तो ही कुंडली दिखानी चाहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी कुंडली दिखा के कुछ सजेशन लेने चाहिए? मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको एहसास हो रहा है कि भाई चीज़ें अगर ठीक नहीं चल रही हैं जी एंड बिफोर द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स, तो फिर मतलब कि कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि ये है कि स्टेज एंड टाइम इज बेटर। हो सकता है कि फिर मतलब कि आपको उसकी सलाह दी जाए कि आप ये पूजा करवा लें या ये मतलब कि दान वगैरह करें, या फिर यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वी कैन टेल यू, इट इज लाइक अ सिग्नल लाइट। तो इस समय मतलब कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें या स्वास्थ्य वगैरह के बारे में ध्यान दो। इट इज दैट टाइम यस। एक जनरल गाइडलाइन लेने के हिसाब से कुंडली दिखा दिए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद रहेगा, बट एज आई सेड, गो टू द राइट एस्ट्रोलॉजर। A person, if he is able to tell you, then it is fine. Then you can believe. आपको मेरी कुंडली मैंने दिखाया हूँ संपर्क रचना के, इसमें मेरा भी स्टॉल में, हमारा एक स्टॉल था 4 लोगों का, 5 लोगों का। अच्छा मेरी कुंडली आपको दिखाया, आपने कुछ सजेशन दिए हुए हैं, उसके ऊपर अमल तो नहीं हो पाया। लेकिन वो है मेरे पास अभी भी, जिसमें मैंने लिख के लाया था, मैं वो ढूंढ रहा था एक्चुअली कहाँ रखा हूँ, लेकिन है मेरे पास वो। During that time, so many people had come. Yes. और यानी कि इट इज अ वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब तक समय अच्छा है देन पीपल आर थिंकिंग कि भाई अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा खराब। पर अगर किसी की कुंडली में चंडाल योग है तो वो एक राजा को भी फकीर बना देगा। तो वो चंडाल योग मतलब कि फिर हम लोग उनको कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई इस दौरान जो है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, फाइनेंस वगैरह जो है उसको पकड़ के रहें। बिकॉज द चंडाल योग इज वेरी वेरी बहुत विचित्र प्रकार का चीज है। अब अगर उसी के दौरान मतलब कि अगर किसी के कुंडली में ये पितृ दोष है, अब पितृ मतलब कि आपके सूर्य चंद्र या तो 6वें 8वें 12वें घर में या 9th या 5वें घर में बैठे हों, और वो भी पाप ग्रह यानी कि अपने राहु केतु शनि इनमें से किसी भी एक ग्रह के साथ, तो वो पितृदोष कहलाएगा। एंड और ये मतलब कि पितृदोष लास्ट फॉर फ्रॉम द फादर साइड फॉर 7 जनरेशंस, और अगर पितृदोष मदर की साइड से रहा तो वो मतलब कि 5 पुश्तैनी तक चलती है, दैट इज 5 जनरेशंस। तो उसका उपाय क्या है कि हाउ डू वी डू? सी, बारिश का मौसम है, घर के वॉल्स में क्रैक है तो पुट्टी लगा लो या वाटर प्रूफिंग करा लो। पर हम बोलेंगे कि नहीं हमारी किस्मत ही ऐसी है पानी अंदर आना, वो गलत है। It is better to get the puja, or you want to buy rudraksh, or you want to buy gems, या फिर मतलब की donation. You have to do rectification. Yes. और एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, जैसे हम लोग कोई भी स्टोन वगैरह ले लेते हैं या रुद्राक्ष वगैरह ले लेते हैं, तो हम लोग पहले उसके कितने अंश के हैं और उसको किस प्रकार की पूजा की ज़रूरत है वो मतलब कि करते हुए फिर धारण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप किसी आंख या ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अब कोई भी चश्मा लेके वो नहीं बनाएगा आपको, पहले वो देखेगा कि आपका पावर कितना है, फिर उसके मुताबिक वो चश्मा बना के देगा। So everything is related to, it is not that
आपने सब चीज़ें यू जस्ट गो टू द मार्केट और खरीद लिया और कर लिया, नो। एवरीथिंग इज टाइमिंग, एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपरली डूइंग। आप देख, यानी कि 10 कच्ची रोटी खाने से अच्छा है कि एक ही पकी हुई रोटी खाओ ना। आपके एग्जाम्पल्स आप जो दे रहे हो वो बहुत सही और सटीक एग्जाम्पल्स है, वो उससे एकदम क्या बोलते सही मायने में समझ में आता है कि ये जो कुंडली देखना या इसके रिजल्ट और इसके बारे में क्यों देखना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, क्यों उसको फॉलो करना चाहिए। आपके एग्जाम्पल्स बहुत सटीक है। ओह, थैंक यू। यस सर। सर। यस मोना। यस, मुझे एकादशी के बारे में जो आपने बताया मैं हरदम रखती हूँ, और लास्ट इससे पहले वाली जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी थी। यस, विदाउट वाटर। तो हाँ, तो मेरी इतने दिनों से इच्छा थी और मैंने रखी। तो उसका मतलब उपवास में जो रहता है कि वो हम क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता, और उससे मतलब सबसे बेस्ट जो व्रत होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट व्रत मुझे जानना था, बस बाकी कुछ नहीं। देखो, व्रत वगैरह का जो है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एकादशी इज द टाइम पीरियड व्हेन यू नो द स्काईज आर टोटली ओपन। तो जो आप मतलब कि अपना सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं, तो आपका ये कहा जाता है कि आप डायरेक्टली भगवान वगैरह के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। सो इट इज़ अ टाइम, अगर ये सारे व्रत वगैरह का अगर देखा जाए, इट इज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। It is only for your kind of a benefit. और मतलब कि पर आपने ये भी देखा होगा कि all fast या व्रत्स are good to detoxify, बट हम लोग ने उसका मतलब कि उल्टा कर लिया है। उसी समय मतलब कि हम लोग एक बहुत बड़ा साबुदाने के वड़े वगैरह भी बन जाएंगे, भारी चीज़ें बन जाती हैं। तो द मेन मकसद ऑफ उपवास इज एक्चुअली नॉट दैट। It is not to do with astrology. It is purely to do with religion aspect of it, and for your well-being and for the betterment of the body. Thank you so much, sir. Yeah. I think we are through. Yes. I think any more questions to anyone? So I have been trusted with the thing of doing thanks giving, and Sanjay ji, and yes, from all of us would really like to thank you for wonderful session you have taken. जो भी सेशन आपने जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट क्या होता है, कैसा उसका बेनिफिट हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। आई थिंक राहु काल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो जिस तरीके से आपने राहु काल के बारे में बताया, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और राहु काल मेरे ख्याल से साउथ इंडियन लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से एम्फसाइज करके उसके बारे में बताया। उसके अलावा नक्षत्र और उसके हिसाब से क्या जेमस्टोन्स पहनना, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि जेमस्टोन जो है राशि के हिसाब से पहनते हैं, तो आपने नक्षत्र के हिसाब से पहनने के लिए किस तरीके से उसके बारे में बताया। आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तिथि का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये बताया। और महाराष्ट्रियन हिंदू लोग तिथि में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और तिथि का हम लोग बहुत सटीक मानते हैं तिथियों को। और जैसे कि आपने बर्थडे के बारे में बताया, तिथि से मनाना चाहिए या डेट के हिसाब से मनाना चाहिए, तो तिथि जो है वो परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आती है। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था।
और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग 1-to-1 करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये सेशन के बाद आपसे. सो प्लीज एवरीवन get your time and appointment with Sanjay ji, or 1-to-1 mein I think he will be able to give you much more personalized help and recommendation. So on behalf of Sampark Gurukul, all the members of Sampark Gurukul and from Sampark, मैं अनिरुद्ध आठवले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. Thank you so much Sanjay ji for coming up and giving us valuable knowledge today on Sampark Gurukul. Thank you very much for this lovely interaction, and I hope you implement this in your life and see the changes. I'm 100% sure आपके जिंदगी में changes आएंगे for the positive. Yes, and जाने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा. शायद सुरेंद्र जी ने सवाल पूछा था कि जब प्रॉब्लम आते है तभी कुंडली दिखाना चाहिए क्या. तो मैं इसके बारे में मेरा एक अपना ओपिनियन है कि हम लोग अगर डॉक्टर के पास खाली बीमार पड़ेंगे तब जाएंगे और प्रिवेंटिव चेकअप करने नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ते रहेंगे. तो प्रिवेंटिव चेकअप करते रहिए, बीमार पड़ने से पहले समझ में आएगा क्या बीमारी आ सकती है करके, तो तभी हम रेमेडी ले सकते हैं उसके ऊपर. यस सर. वेरी गुड. चलिए, थैंक यू. Thank you. बाय बाय.